नमस्कार कृषि छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम JNKV एंड RVSKVB कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि MSc और PhD स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिसमें आपको MSc के लिए अलग से और PhD के लिए अलग अलग तरीके से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक और जानते हैं दोस्तों कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़ना चाहिए। तो इससे जो है हमको यहाँ जानकारी इसकी मिल जाएगी, क्योंकि ये आपका 2025 का पेपर है और इससे पहले 2024 में, 23 में और 22 में सेट में पेपर नहीं लिए गए। इस बार इन्होंने सेट 1 एंड सेट 2 दो तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे, मतलब दो सेट में एग्ज़ाम कराए थे। अब क्या है इन सेट में, तो जो सेट फर्स्ट है उसमें इन्होंने एग्रीकल्चर रखा, देन सेट 2 में इन्होंने जेनेटिक्स रखा। ठीक है, अब जेनेटिक्स में आपका मेजर सब्जेक्ट तो जेनेटिक ही होता है, इसके अलावा फिजियोलॉजी ये सब इन्होंने इसमें डाला था। अब ये सेट जो है हो सकता है फर्स्ट में आपको जेनेटिक्स दे दे, सेकंड में आपको एग्रीकल्चर दे दे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस बार दो सेट में एग्ज़ाम आया था। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है कि कई सारे बच्चे जो है प्लांट साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए उनके लिए जो है एक अलग से सेट तैयार किया गया जिसमें उन्होंने ये सब चीज़ें रखी। ठीक है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। और अगर हम इसके कटअप पर बात करें तो वो थोड़ा हमारा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको जनरल बता देता हूँ। इस बार जो है आपका 70+ कट ऑफ एग्रोनॉमी के लिए गया था और अदर स्टेट वालों के लिए 80 के आसपास जो है एग्रोनॉमी का कट ऑफ। वैसे एग्रोनॉमी अदर स्टेट वालों को बहुत कम केसेस में मिल पाता है, लेकिन अगर फिर भी उन्हें मिलना चाहिए तो वो इस कट ऑफ तक मिल जाएगा अगर सीट वहाँ होगी तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारा 2025 का पेपर है, इसका एनालिसिस करते हैं, अच्छे से जानते हैं क्या क्या टॉपिक पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, उन चीज़ों को हम समझते हैं। तो चलिए, तो इन्होंने पहले ही आपको सोइल साइंस से इंट्रोडक्शन करवा दिया। सोइल साइंस से बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने यहाँ डाला। द मोस्ट एबंडेंट प्राइमरी मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में जो प्राथमिक तत्व होता है सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। ये एक आंसर की है दोस्तों, और आंसर की में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हों, बाद में उन पर जो है आरोप लगाए जाते हैं, तब जो है उनको सुधार किया जाता है। लेकिन ये जो है सही है और वास्तविकता है। 70 to 90% आपको जो है फेल्स पार देखने को मिलता है मृदा में। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो द मोस्ट एबंडेंट प्राइमरी मिनरल ऑन अर्थ क्रस्ट आर फेल्स पार, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए, ये 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। क्वार्ट्ज भी दिया है, पायरोक्सिन्स भी दिया है, माइकास भी दिए। तो कई सारे लोग जो है क्वार्ट्ज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे कंफ्यूजन ना रखते हुए हमें फेल्स पार को सिलेक्ट करना है। ये आपका रहा। वेट, स्क्रॉलिंग सिस्टम थोड़ा सा मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया ऑन प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग कंडीशन ऑर्गेनिक मैटर इज रिड्यूस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, काफ़ी सारे जो हमारे छात्र हैं वो बीएससी में हिंदी से पास आउट होते हैं, और यहाँ जो है एग्ज़ाम में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। तो ये जो है मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ट्रांसलेट कर दूंगा, तो आप उसका टेंशन ना लें। ये क्वेश्चन पेपर सभी के लिए, जो हिंदी इंग्लिश वाले छात्र हैं उन सभी के लिए रहेगा बढ़िया से। तो प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग कंडीशन, यानी लंबे समय तक पानी का जल भराव
क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर इज रिड्यूस्ड इनटू, तो जो पानी के जल भराव से जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किस चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि ऑर्गेनिक मैटर जो कि हमारे कंपोस्ट टाइप होते हैं, जैसे कि लीव्स है, प्लांट लीव्स और प्लांट स्ट्रॉ वगैरह, ये सब क्या है मैटर जो मिट्टी में होता है, उसमें अगर प्रोलॉन्ग वाटर कंडीशन हो लंबे समय तक, तब हमें जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है मीथेन का। मीथेन जिसे CH4 कहा जाता है। और एग्रीकल्चर लैंड से आपको अगर ग्लोबल वार्मिंग का कोई सबसे मेजर कंटेंट देखने को मिलेगा तो वो आपको CH4 मिलेगा। इसकी वैल्यू आपको देख लेना है कितना % होता है। बाकी ये याद रखना कि एग्रीकल्चर से अगर ग्लोबल वार्मिंग में कोई किसी चीज़ की हिस्सेदारी है तो वो CH4 मीथेन, और मीथेन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होता है आपका राइस लैंड पे, जहाँ आपका राइस उग रहा हो वहाँ से आपको सबसे ज़्यादा जो है मीथेन देखने को मिलेगी। और इसका ग्लोबल वार्मिंग में एक बहुत बड़ी साझेदारी है और कंट्रीब्यूशन है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग कराती है ये। ठीक है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में CFC मेजर कंटेंट होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन आपका CH4 आता है, तो ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लें। फिर चलते हैं, द टीलियोमॉर्फिक स्टेज ऑफ सर्कोस्पोरा इज। अब ये क्वेश्चन आपका जो है एंटोमोलॉजी से आ गया है। ठीक है, एंटोमोलॉजी से आ गया है, पूछा है द टीलियोमॉर्फिक स्टेज ऑफ सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा ये एंटोमोलॉजी से नहीं है, दरअसल ये पैथोलॉजी से है, पैथोलॉजी से है ये क्वेश्चन दोस्तों। सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, ये आपका ग्राउंड नट में जो कॉज कराता है, ग्राउंड नट में लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, सर्कोस्पोरा पर्सोनाटा, उसमें जो टीलियोमॉर्फिक स्टेज है वो क्या है, तो वो है आपका माइकोस्फेरेला। ठीक है, माइकोस्फेरेला, ये सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये काकलीबुलस आपको पता होगा, राइस में आती है ये। ठीक है दोस्तों, इन सब चीज़ों को क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव्स में जो अंदर दिया होता है ना, उनको हमें जान लेना चाहिए, ताकि इससे क्या है फर्दर, आपको पता है जो एग्जामिनर है वो इस तरह सोच रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में वो जो इन्होंने जो ऑप्शन रखे हैं उन ऑप्शन से हो सकता है कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो इस चीज़ को आपको देखना है, टीलियोमॉर्फिक स्टेज ऑफ सर्कोपोरा इज माइकोस्फेरेला। ऐसे क्वेश्चन रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं, ये थोड़ा टफनेस हो जाती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक एग्रीकल्चर का छात्र उतने डीप में नहीं पहुंचता है पैथोलॉजी में। ठीक है, आगे चलते हैं। द सोडिक सॉइल आर रिक्लेम्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, तो इसका तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, जिप्सम सोडिक सॉइल के लिए, और ये आपका एसिडिक सॉइल के लिए होता है लाइम। ठीक है, बेसिक स्लेग, वाटर का मेजरली हम उपयोग नहीं करते हैं, हम करते हैं जिप्सम का, लाइम का और बेसिक स्लेग का। इनका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, जो हमारी सॉइल होती है उसके सुधार के लिए करते हैं। तो इसमें पूछा है द सोडिक सॉइल का जो पुनर्निर्माण होता है, पुनरुद्बोधन होता है, वो किस चीज़ से होता है, यानी कि अगर सोडिक सॉइल है और उसका सुधार करना है तो किस एप्लीकेशन से करेंगे, तो वो आपका जिप्सम हो जाएगा, इसको आप याद रखें। और अगर वहीं वो एसिडिक सॉइल का पूछे तो लाइम वहाँ पे आपको रखना है आंसर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, नंबर ऑफ लैंड क्लासेस सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, ये जो आपको लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस हैं दोस्तों, ये मिलेंगे सोइल साइंस में। सोइल साइंस में आपको 1, 2, 3 और 4 शुरुआत के ये चारों जो हैं क्लासेस हैं, ये आपके किसके लिए रहते हैं, कल्टीवेशन के लिए रहते हैं। तो जब आप सोइल साइंस अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो इन चारों से आपको कल्टीवेशन मिल जाता है। इसके बाद जो है ग्रेजिंग के लिए आते हैं, और आपका कई सारा लैंड होता है जिसमें हम चट्टानें वगैरह ये सब आ जाती हैं, तो इन पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। लेकिन शुरुआत के जो 4 क्लासेस हैं 1, 2, 3, 4, इसमें आपको कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। अब इनमें जो है वेरिएशन है,
वेरिएशन क्या है वो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा जाकर, क्या क्या वेरिएशन होते हैं। वेरिएशन होते हैं कि सबसे अच्छा किस क्लास में होता है, देन फोर्थ क्लास में क्या है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। इन जनरल द मिनरल मैटर कंटेंट इन सॉइल इज एट ऑप्टिमम कंडीशन। तो जो मिनरल मैटर होता है सॉइल में वो ऑप्टिमम किस कंडीशन पर होता है, ठीक है, तो वो होता है 45%। इन जनरल द मिनरल मैटर कंटेंट इन सॉइल इज एट ऑप्टिमम कंडीशन इज, उसके होने की ऑप्टिमम कंडीशन क्या हो सकती है, वो होती है 45%। इतने मिनरल मैटर्स होते ही हैं, आपको पता है होगा अच्छे से, आपने ये वैल्यू ये फिगर कई बार पढ़ा होगा, 45% मिनरल मैटर इन सॉइल। तो ये सब चीज़ें आपको जो है याद करनी पड़ेंगी। ये तो क्या है, क्विक फैक्ट्स होते हैं, इनमें दिमाग लगाना ही नहीं पड़ता, ये याद करने पड़ते हैं, सीधे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है द लार्ज एरिया इन इंडिया ऑक्युपाइड बाय। तो जो एरिया सबसे ज़्यादा है इंडिया में किस सॉइल का है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल वो सॉइल होती है जो पानी द्वारा यानी रिवर द्वारा बहकर आती है, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कौन रहता है प्रिंसिपल में, तो प्रिंसिपल में आपकी गंगा नदी रहती है। एलुवियल में बांगर और रोगर दो तरह की मृदाएं होती हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा आपकी महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ठीक है, महाराष्ट्र में ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं और नदियों के कारण एलुवियल आता है, ठीक है। एलुवियल ये रिवर से संबंधित है, किस रिवर से सबसे ज़्यादा आता है, तो गंगा नदी से आता है, याद रखना, ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। द रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सॉइल का ब्लैक कलर ऑफ सॉइल किस कंटेंट के कारण होता है, ठीक है। रेड कलर का आपको पता है आयरन ऑक्साइड, और ब्लैक कलर किस कारण से होता है वो मुझे आप बताएंगे, कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसे जानते हैं। पोटेशियम फर्टिलाइजर सूटेबल फॉर पोटैटो एंड टोबैको ऑयल। तो दोस्तों ये आपको सीधा सीधा याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, ये स्पेसिफिक है और इसे समझाना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो सीधा आंसर लगाना है सल्फेट ऑफ पोटास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैप क्रॉप फॉर डायमंड बैक मॉथ इज कॉलीफ्लावर क्रॉप इज। तो जो कॉलीफ्लावर क्रॉप होती है, कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं हम फूल गोभी, फूल गोभी में हम ट्रैप क्रॉप के रूप में यानी पास फसल के रूप में कौन सी फसल लगाएंगे जिससे डायमंड ब्लैक मॉथ यानी कि डीवीएम का कंट्रोल किया जा सके, तो इसका आपको मस्टर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आंसर आपका रहेगा, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको अच्छे से इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट है आपका गोसिप्ल्यूर इज यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि ये जो प्लूर शब्द जिसमें होता है ये मेजरली फेरोमोन्स होते हैं, फेरोमोन्स होते हैं, और फेरोमोन्स मेजरली मेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मेल्स जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद उनको कर देते हैं रिपेलेंट, ठीक है। तो ये क्या उसको मार देंगे, ठीक है। जब भी आपको प्लूर कंटेंट दिखे तो आपको समझ जाना ये फेरोमोन से। अब जैसे गोसी लगा हुआ है तो गोसी प्लूर किसके लिए हो जाता है, ये कॉटन के लिए हो जाता है। इज यूज्ड फॉर अट्रैक्टिंग, तो पैक्टिनोफोरा, पैक्टिनोफोरा इसका आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। पैक्टिनोफोरा को अट्रैक्ट करता है। चलें आगे। जो जैसे अब ये हेलिकोबर्पा है, तो हेलिकोबर्पा के लिए आपका ऐसे हेलील्यूर हो जाएगा, ठीक है। स्पोडोप्टेरा ऑफ टोबैको, ये टोबैको का स्पोडोप्टेरा होता है, इसके लिए एसपीएल कुछ ऐसे होता है, ल्यूर करके होता है, ठीक है। एरियाज बिटेला, ये सब जो है इंसेक्ट्स के नाम है, बस आपको पता होना चाहिए किस इंसेक्ट्स के लिए क्या चीज़ यहाँ रखना पड़ेगी हमको आंसर में। फिर चलते हैं हम। स्केब ऑन गुआवा फ्रूट सरफेस इज कॉज्ड बाय, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। स्केब ऑन जो गुआवा का फ्रूट होता है उस पर
स्केव यानी ऐसे कुछ अतरंगी से रंग कलर के काले से कलर के जो है स्पॉट्स आ जाते हैं बड़े बड़े, तो वो होता है आपका टी मॉस्किटो बग के कारण। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, और अरिथमेटिक एएलयू सीपीयू का हिस्सा है, कंट्रोल यूनिट भी सीपीयू का हिस्सा है। ठीक है, ये मेमोरी सीपीयू की मेमोरी होती है रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कॉमन क्वेश्चन हैं, कभी कभी डाल देते हैं, वैसे इनका आपके एग्जाम से संबंध कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिल्वरी वाइट ब्लॉचेस ऑन लीव्स ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू द अटैक, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। थ्रिप्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और नेमरा सुनना में तो ये हाईलाइटेड कर रखा है। ठीक है, तो याद रखना, सिल्वर वाइट ब्लॉचेस ऑन द लीव्स ऑफ ऑनियन इज ड्यू टू अटैक ऑफ थ्रिप्स। दूसरा है मिलीपेड्स ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूड इन द क्लास ऑफ, ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो ये है डिप्लोपोडा में। ठीक है दोस्तों, एंटोमोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। द ब्लड शुगर ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, तो जो ब्लड शुगर ऑफ इंसेक्ट्स है वो क्या है, ट्री हेलोज। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके ब्लड को क्या बोला जाता है। ठीक है, इंसेक्ट के ब्लड को क्या कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इंसेक्ट ब्लड को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सेमीलूपर लार्वी इज, सेमीलूपर लार्वी क्या है, तो वो है पॉलीपोड। आगे चलते हैं। द गेस्टर रिप्रेजेंट द एब्डोमेन ऑफ हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, ये भी आपको याद ही करना है। देखो एंटोमोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें याद करने की होती हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी उसमें काफ़ी अच्छी दी होती है, मतलब बहुत तगड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, जिसके कारण आपको जो है कंटेंट समझने से ज़्यादा याद करना पड़ता है। मतलब कंटेंट समझ तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, द टर्म कास्टा वाज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। ठीक है, कास्टा टर्म वाज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये पुर्तगीज से लिया गया है, और कास्टा आई थिंक ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पैटर्न ऑफ सुपर इम्पोज्ड कैटेगरीज ऑफ डिफरेंशियल प्रिविलेजेस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये आपके इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलने लगे हैं। तो पैटर्न ऑफ सुपर इम्पोज्ड कैटेगरीज ऑफ डिफरेंशियल प्रिविलेजेस, ये है आपका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। लीडर हु हैज़ रिसीव्ड स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन द फील्ड एंड ही वर्क्स फुल टाइम एज एन ऑक्यूपेशन एंड इज पेड फॉर हिज वर्कर। ठीक है, ऐसा लीडर, सबसे पहले तो लीडर की एक बहुत बड़ी भूमिका हमें एक्सटेंशन में बताई गई है। लीडर जो कि एक अच्छा निर्णय ले सके, उसका निर्णय सर्वमान्य हो, ऐसा एक लीडर एक व्यक्ति होता है। ठीक है, उस लीडर की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब जैसे लीडर अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से लीडर होते हैं, ले लीडर होता है, ऑपरेशनल लीडर होता है, डेमोक्रेटिक। ऑपरेशनल लीडर जो होता है वो आपका क्या करता है दोस्तों, जितने भी फार्म पर सारे ऑपरेशन होते हैं, इवन इंस्टीट्यूट्स में जो ऑपरेशन होते हैं, वो ऑपरेशनल लीडर करता है इस काम को। ले लीडर रहता है फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, डेमोक्रेटिक, सारे डेमोक्रेटिक जितने भी आपके निर्णय होते हैं वो डेमोक्रेटिक लीडर लेता है। वहीं प्रोफेशनल लीडर कौन होता है, तो उसकी परिभाषा ये क्वेश्चन आपको बता रहा है। लीडर हु हैव रिसीव स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन, किसी फील्ड में उसकी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, तो ये आपका स्पेशलाइजेशन है। फिर ट्रेनिंग इन दी फील्ड अंडर ही वर्क फुल टाइम वर्क करता है। ठीक है, ट्रेनिंग भी रहती है उसकी उसमें। ऑक्यूपेशन एंड पेड फॉर हिज वर्क, और अपने काम के लिए उसको पैसा मिलता हो, तो वो है आपका प्रोफेशनल लीडर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डबल हेलिक्स मॉडल फॉर डीएनए वाज प्रपोज्ड जेम वाटसन एंड क्रिक्स, ये 1953 में खोजा गया था इनके द्वारा। ठीक है, इन्होंने बताया कि डीएनए जो है आपका क्या है, डबल हेलिक्स मॉडल है। इससे पहले 1943 में आपको देखने को मिलेगा एवरी मैकलियोड एंड कर्टी, एमसी कर्टी,
इन लोगों ने बताया कि डीएनए जो है एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग नहीं, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है। और ये उन्होंने कब बताया, जब एक थ्योरी आई थी 1920 से 1929 में, और वो थ्योरी थी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपकी थ्योरी दी थी ग्रिफिथ ने, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना, जैकब एंड मोनोड ने आपका एक सिद्धांत दिया था, और टेमाइन एंड बाल्टीमोर ने टर्मिनोलॉजी दी है, टेमिनिज्म, जिसको रिवर्स टेमिनिज्म कहा जाता है, ठीक है। और जैकब इसने ओपरॉन करके एक थ्योरी दी है, ओपरॉन करके थ्योरी दी है, ओपरॉन मॉडल। टेमाइन एंड बाल्टीमोर ने एक टर्मिनोलॉजी दी है, मुझे थोड़ा उसके बारे में याद नहीं है, कुछ रिवर्स करके है। रॉबिन्सन एंड ब्राउन के बारे में तो आप जानते हैं, न्यूक्लियस की खोज की। आगे चलते हैं। एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस इज जनरली रेफर टू एस, ठीक है, साइबर से जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा साइबर एक्सटेंशन दिया हुआ है कि एक्सटेंशन ओवर साइबर स्पेस इज जनरली रेफर टू एस। तो जब साइबर स्पेस में कोई चीज़ होगी तो वो साइबर एक्सटेंशन होगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तो होने से रहा, आईसीटीज भी नहीं होंगे, ये आपका टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इनोवेटिव एक्सटेंशन तो हो ही नहीं सकता, सीधा साइबर एक्सटेंशन, है ना। कहीं कहीं जगह पे तुक्के सही हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पॉल लीगन मॉडल 1963 ऑफ कम्युनिकेशन, इसको याद करना पड़ेगा दोस्तों, 6 है। और ये आपको जो है एक चार्ट बना लेना, उसमें 6 के 6 जो है इस तरह से रख लेना सामने, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि वो यहाँ से सेंडर से शुरू होता है, ठीक है, और आखिरी में रिसीवर तक जाता है। तो कौन कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरता है, वही 6 यूनिट्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन की उसकी। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बाय विच set of chromosomes of a species is identified is known as, ठीक है, क्या बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर बाय विच a set of chromosome of species is identified is known as, ठीक है। तो जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो है आपका कैरियोटाइप। कैरियो मीन्स होता है जो इसमें जो कैरियो होता है, कैरियो मीन्स होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। टाइप यानी आप समझ रहे हो उस तरह का, आइडियोग्राम से नहीं होगा। प्लियोट्रॉफी आप जानते हैं, प्लियोट्रॉफी होता है जब कोई सिंगल जीन कई सारे ट्रैक्स को इफेक्ट करे, उसे प्लियोट्रॉफी कहते हैं। एक्सप्रेसिविटी, फिनोटाइपिक एक्सप्रेसिविटी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कैरियोटाइप आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मास कॉन्टैक्ट मेथड। मास कॉन्टैक्ट मेथड में क्या आता है, सबसे पहले मास कॉन्टैक्ट समझिए, जब आप 100 से ज़्यादा लोगों से अपनी बातें पहुंचाते हैं, तब इसको बोला जाता है मास कॉन्टैक्ट मेथड। क्या बोला जाता है, मास कॉन्टैक्ट मेथड। और ये क्या होती है दोस्तों, तो मास कॉन्टैक्ट मेथड आपको देखने को मिलेगा जब आप 100 से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इसे बोलते हैं मास कॉन्टैक्ट मेथड। और इसमें आप जब फार्म एंड होम विजिट करेंगे तब आप कितने लोगों से मिलेंगे, 1 या 2 लोगों से या 5 लोगों से मिल लेंगे। रियल डेमोन्स्ट्रेशन पर किसान और आप रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग मान लीजिए, 20 लोग मान लीजिए। ग्रुप डिस्कशन 20 से 50 मान लीजिए, ठीक है। लेकिन जब बात करें मास कंटेंट की, तो आप एक कैंपेन करेंगे, तो कैंपेन करते समय आप जिस जगह पे रहेंगे वहाँ आसपास के जितने भी लोग होंगे वो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस समय आपका हो जाएगा ये मास कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द डिग्री टू विच इनोवेशन इज मॉडिफाइड बाय द यूजर इन द प्रोसेस ऑफ इट्स एडॉप्शन इज कॉल्ड एज री इन्वेंशन, ठीक है। री इन्वेंशन क्या है, पहले उसको समझने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो। द डिग्री to which innovation is modified by the user in the process of its adaptation is called as, जो डिग्री है इनोवेशन की वो एक यूज़र के अकॉर्डिंग बदली जाए उसको क्या बोलेंगे, तो इसे री इन्वेंशन कहा जाएगा, क्योंकि ये किसी इन्वेंशन में कुछ सुधार करके बाद में लॉन्च किया। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक फ़ोन है और अभी उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसकी रिपोर्ट जब मैं ऊपर करता हूँ तो कंपनी इस चीज़ को समझती है, फिर बाद में जो है इसी फ़ोन को कुछ नए फीचर्स के साथ लॉन्च करती है, और तब इसको बोलेंगे री इन्वेंशन, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। वेट,
एक्सेस ऑफ फास्फोरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। ये अच्छे से आपको जो है नेमरा चुन्ना में लिख के बताया हुआ है, Fe एंड जिंक, ठीक है, आयरन एंड जिंक, द एक्सेस ऑफ फास्फोरस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट। ये नेमरा चुन्ना में ही नहीं, कई सारी बुक्स में अच्छे से बताया गया है। मैं नेमरा चुन्ना को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते होंगे उससे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे उससे पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, वो बुक जो है उससे आपका 70% इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको और भी अच्छा पढ़ना है तो इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर पढ़ें। इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर SN गुप्ता की है, उसको पढ़ें आप, ठीक है। और जनरल के लिए आपको नेमरा चुंडा, इसके अलावा RK शर्मा की बुक है जनरल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। ये सब किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो है अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा SR कांटवा पढ़ें, आराम से हो जाएगा। इन सभी किताबों में आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिएंट विच प्ले मेजर रोल इन पॉलन जर्मिनेशन। इसका तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, बोरॉन, ठीक है। आगे है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन सीड वेट एंड सीड लेंथ हैज नो यूनिट। कोई यूनिट नहीं होती है इसमें, ठीक है, ग्राम और सेंटीमीटर, इसलिए यूनिट नहीं होगी। A fitted regression line is y बराबर 5 + 2x then। देखो दोस्तों, मेरा स्टैटिक्स में नहीं है बिल्कुल विश्वास, तो यहाँ जो आंसर है वो आपको एज इट इज़ मान लेना है। मेरा क्या है, स्टैट से दूरों तक कोई रिश्ता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है बस। तो ये आपका फिटेड रिग्रेशन लाइन इज y बराबर, ये जो भी है कैलकुलेशन है, आप जो इसको कर लेना। आगे चलते हैं, द वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट x इज, ठीक है। ये वेरिएंस में जो कांस्टेंट x है उसका वैल्यू ये पूछ रहे हैं, वो है आपका 0, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, वेरिएंस जब आप पढ़ेंगे तो कांस्टेंट x क्या होता है सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये देखना ही पड़ेगा। स्टैटिक्स के लिए भी आपको मैं बता देता हूँ, स्टैट आपको अगर पढ़ना है तो चंदेल की बुक आती है, चंदेल, उससे पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन चंदेल की बुक पढ़ना आपके लिए उतना आसान नहीं है, उसमें आपको पॉइंट वाइज पढ़ना पड़ेगा, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें उतना मेहनत नहीं करना है, तो फिर आप जो है नेमरा चुनना पड़े, उसमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर, ये क्या है, दोनों ईपीमर हैं। दोनों क्या हैं, ईपीमर हैं, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ईपीमर क्यों है, इन दोनों की कांस्टेंट वैल्यू को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है, इसलिए ये ईपीमर है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इज, क्या है इसका आंसर, ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं, लीस्ट है। द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड इज लीस्ट, यानी कम होती है। द पीएच ऑफ ब्लड, ये सबको याद होता है, 7.4। आगे चलते हैं, ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ एल्कोहल आर बेक्सेस होते हैं ये। तो ये जो आपका पोर्शन देखने को मिल रहा है ये आपको केमिस्ट्री रहेगी, और इसको आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कह सकते हैं साधारण भाषा में। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे है, द THFA क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड इसे कहा जाता है। ये केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम्पल फॉर नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, तो ये आपका हाइड्रोक्सिल प्रोलिन है, जो कि नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स होंगे। आगे चलते हैं, एंटीकोडोन प्रेजेंट इन, एंटीकोडोन प्रेजेंट इन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो tRNA में पाया जाता है, और ये मुख्य RNA का 10 से 15% हिस्सा होता है। इसको बोला जाता है सोल्यूबल RNA, सोल्यूबल RNA इसे बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और RNA जो है मुख्य RNA का 80% भाग होता है। mRNA जैसे ट्रांसफर mRNA भी कहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र करता है सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस में, और ये जो है आपका 5% के आसपास होता है, 5 से 10% के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द अनयूजुअल नाइट्रोजन बेस pyramid present in D arm of tRNA is pseudouracil। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं,
the unusual nitrogen base pyramid present in D arm of tRNA. तो ये इंडोसिन थाइमिथाइल एडेनिन डाइहाइड्रोयूरेसिल ये सभी यूजेबल फॉर्म होते हैं। और स्यूडो यूरेसिल आपका जो है एक नकली यूरेसिल है, जैसा कि उसके नाम में लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तब जो है इसको आप क्या टिक करेंगे, अपने आंसर में टिक करेंगे। ठीक है। लाइन बीवर जीरो वर्क प्लॉट आल्सो नोन एज, ये आपका डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है। लाइन बीवर जीरो वर्क प्लॉट ऑल्सो नोन एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट ऐसे बोला जाता है। व्हेन देयर आर 5 asymmetrical carbon atoms in a molecule, the number of possible isomer are, तो कितने आइसोमर बनेंगे, तब आपके बनेंगे 32 आइसोमर आपके बनेंगे। द प्रोटीन पार्ट ऑफ द फंक्शनल एंजाइम इज, तो प्रोटीन पार्ट होता है फंक्शनल एंजाइम का, वो होता है आपका एपो एंजाइम। यहीं से आपका जो है फंक्शनल यानी कि जहाँ से प्रोटीन बनने की निर्माण प्रक्रिया शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ये याद रखने वाली चीज़ है, अच्छे से याद रखना। द नंबर ऑफ स्टेज फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन आज कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 4 स्टेज होती है माइक्रो प्रोपेगेशन की, इसको आप याद रखना। द फॉलोइंग इज द लेस प्रेफर्ड एक्सप्लेंट फॉर कॉमर्शियल माइक्रो प्रोपेगेशन। देखो सबसे कम प्रेफर करने वाली चीज़ जो प्लांट में होती है वो क्या होती है, तो आपको मैं बताऊँ सूट टिप का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप सभी समझाऊंगा। नोडल बर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, मेरिस्टेम का भी इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा जो है टिश्यू कल्चर में मेरिस्टेम का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है आपका सूट टिप का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। फिर नोडल बर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। लीव्स मेजरली जो है टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, लीव्स। The process of large scale production of somatic embryo and their encapsulation is called as synthetic seed production. The process of large scale production of somatic embryo and their encapsulation is called as, देखो माइक्रो प्रोपेगेशन से हम लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते, क्लोनल से भी हम इवन नहीं कर सकते, और ट्रू सीड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रू सीड सिर्फ एक्सपेरिमेंटल होती हैं। वहीं हम बात करें सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, और ये जो है एक बार फील्ड में डालने के बाद ये 4 से 5 साल तक अपना एवरेज जो है ग्रो करती हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपने कोई हाइब्रिड वेराइटी लगाई तो 1 साल में वह हाइब्रिड वेराइटी खत्म हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर आप उसको नहीं ले सकते। लेकिन वहीं आप सिंथेटिक सीड प्रोडक्शन करते हैं या ये सिंथेटिक सीड यूज़ करते हैं तो ये आपको 4 से 5 साल तक के लिए तैयार हो जाएगी। आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्रोमोजोम सेगमेंट इनटू नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ये क्या होता है दोस्तों, जो आपका क्रोमोजोम सेगमेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में जब अपने इंटीग्रेशन करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, कई बार पूछा गया है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ये आपका डीएनए में होता है। ठीक है। ट्रांसलेशन भी आपका डीएनए में होता है। और ये क्या होती हैं दोनों प्रोसेस, ये प्रोटीन बनाने की प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोटीन बनाने की प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें डीएनए से प्रोटीन बनता है, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा डीएनए का, फिर डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए बनता है, आरएनए बनने के बाद जो है ट्रांसलेशन होता है, और ट्रांसलेशन के बाद बनता है आपका प्रोटीन। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा क्रिक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी वंशानुगत जो प्रक्रियाएं होती हैं, एक चरण से दूसरे चरण में, एक संतति से दूसरे संतति में पहुंचने वाले जो गुण लक्षण होते हैं उसे हेरिडिटी कहा जाता है। अब बचा ट्रांसलोकेशन, तो जब आप 3 एलिमिनेट कर चुके हैं तो चौथा बचा ट्रांसलोकेशन। और यही क्या होता है, ट्रांसलोकेट करता है होमोलोगस क्रोमोजोम, जो नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं उन्हें नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में बदलता है। आगे चलते हैं। ब्लू बेबी डिजीज यानी मैथमोग्लोबिनिया इज इन मेमल्स इज कॉल्ड ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय नाइट्रेट। ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, नाइट्रेट से जब वाटर कंटेमिनेटेड होता है तब ब्लू बेबी डिजीज नामक, जैसे मैथमोग्लोबिनेमिया करके कहा जाता है, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू रिमूव पॉल्यूशन इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। बायो
रेमेडिएशन कहा जाता है। जब हम किसी चीज़ का क्लियरेंस करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तब इस चीज़ को हम कहते हैं रेमेडीज़। रेमेडीज़ आपको कई सारी दवाइयों में भी होती हैं, तो ये किसी चीज़ को निकालने, किसी चीज़ को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब आपका जो है ग्रुप बी आ गया है, ग्रुप बी यानी कि सेट 2। अब देखिए कई सारे तो जेनेटिक्स के क्वेश्चन उधर ही मिल गए, अब इसमें क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन 2 रहेगा। चलो बात करते हैं मरकरी पॉइजनिंग कॉजेज। ये मिनामाटा, ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं है क्वेश्चन, फिर भी। डाइवर्सिटी द हैबिटेंट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया इज। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है। डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और जियोग्राफिकल एरिया इज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अल्फा और बीटा दोनों पार्टिकुलेट हैं। पार्टिकुलेट क्या है? रेडियंस है। जेड डाइवर्सिटी किसी प्रकार की कोई डाइवर्सिटी नहीं है, ये दोनों पार्टिकुलेट होती हैं। और गामा से जब करते हैं तो गामा जो है बहुत ज़्यादा नॉन पार्टिकुलेट होती है। इसलिए नॉन पार्टिकुलेट चीज़ क्या होती है, एक जगह पे स्थिर नहीं होती है, डाइवर्ट होती है हर एक जगह पे। तो जब डाइवर्टिफिकेशन ज़्यादा होगा कब होगा, जब वो नॉन पार्टिकुलेट होगी। पार्टिकुलेट होने पर तो वो एक निश्चित स्थान तक रहेगी। तो अल्फ़ा बीटा दोनों पार्टिकुलेट हैं। जेड डाइवर्सिटी कोई डाइवर्सिटी नहीं होती है, गामा डाइवर्सिटी आपकी है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। मोनोहाइब्रिडिक जीनोटिपिक रेशो। मोनोहाइब्रिड जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो आपको पता है 3:1। जीनोटिपिक रेशो आपको पता है 1:1। ठीक है, ये है आपका, ये मोनोहाइब्रिड के लिए। ठीक है दोस्तों, अभी आपसे डाई हाइब्रिड के लिए पूछ ले, फिनोटिपिक रेशो 9:3:1 और फिनोटिपिक रेशो 1:4:1 आई थिंक ये होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको याद रख लेना है, ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं, ऐसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये तो हमारे देश का गौरव है, हैदराबाद इंडिया। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। इकोसिस्टम, हैकल ने आपको पता है क्या दिया था? हैकल ने दिया था प्लास्टेड शब्द भी दिया था इसमें, प्लास्टेड शब्द भी इसी ने दिया था। इकोसिस्टम और प्लास्टेड दोनों शब्द किसने दिए आपका? अर्नेस्ट हैकल। मैं इसको ई हैकल के नाम से जानता हूँ, ई हैकल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते। टेंसियोमीटर मेजर द सॉइल मॉइस्चर पोटेंशियल अप टू। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और काफ़ी समय से इसको मैं देखते आ रहा हूँ। 0.8 बार इसका फिक्स आंसर है, कोई ऊपर नीचे कोई ये चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक मेजरमेंट या एक इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है, आप इसको घटा बढ़ा के नहीं लिख सकते, तो इसमें कोई भी चेंजेस कभी नहीं होंगे, इसलिए परमानेंट इसको याद करके रखो। द मोस्ट सेंसिटिव फेज फॉर इरीगेशन इन व्हीट, बच्चा भी इसको बता देगा क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉर्नवेट मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन। ये एक मेथड है और कई सारी मेथड होती हैं जिनमें थॉर्नवेट एक मेथड है और ये इवेपोट्रांसपिरेशन को बताती है। मिनिमम वाटर रिक्वायरमेंट इज नीडेड फॉर, तो सबसे कम जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है किस फसल को आवश्यक होती है, तो राइस को तो आपको पता है 5000 से 6000 लीटर की आवश्यकता होती है 1 किलोग्राम ड्राई मैटर बनाने के लिए। मेज, मेज आपका जो है इसको बोला जाता है वाटर इंडिकेटर क्रॉप, वाटर इंडिकेटर क्रॉप, क्योंकि ये मॉइस्चर को इंडिकेट करती है। शुगर कैन आप जानते हैं, शुगर कैन में भी लगभग 1500 से शायद 2500 के आसपास वाटर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम बात करें रागी की, आपका पर्ल मिलेट की या ज्वार जैसी फसलों की बात करें, तो इनमें जो है हमें वाटर रिक्वायरमेंट कम देखने को मिलती है। ये होती है जैसे रागी है, इसमें क्या है आपको जब वाटर की कमी होती है तो उस समय इनकी पत्तियों में इथिलीन का निर्माण होने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खेरा डिजीज इन राइस ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, किसने खोज की? इसकी खोज जिसने की वो थे
वायल नेने, जिन्होंने अपनी डिग्री ग्वालियर यूनिवर्सिटी से की है। ठीक है दोस्तों, ये आपको अच्छा फैक्ट बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। चूज साइंटिस्ट नोन एज द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, इसको याद ही करना है, जी हैवर्ट लैंड। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं उसमें ब्राउनिंग को कैसे, कट फ्रूट्स जो होते हैं इनकी पैकिंग हम करते हैं और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं उनकी पैकेजिंग हम कर लेते हैं, इनमें ब्राउनिंग से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड जो है ब्राउनिंग मेजरली जो है, प्लांट अगर खड़ा हो तो उस समय ब्राउनिंग बोरॉन से कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अब प्लांट खड़ा नहीं है, प्लांट जो है डिब्बे में है, तो उस समय एस्कार्बिक एसिड का इस्तेमाल हम करेंगे। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो PR, गेन इन द बॉडी वेट पर यूनिट ऑफ प्रोटीन इंटेक, ये केमिस्ट्री का सवाल है। प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो PR इज गेन इन द बॉडी वेट पर यूनिट ऑफ प्रोटीन अपटेक। जब उनको पेपर टफ बनाना होता है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही तैयार करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस से आपको हमेशा याद होना चाहिए ऑक्सिन, क्योंकि ये जो है आपका टॉप रूट यानी जियोट्रॉफिज्म, वो फोटोट्रॉफिज्म को बढ़ाता है, तो ऑक्सिन आपको हमेशा याद रखना है, एपिकल डोमिनेंस के लिए ये जिम्मेदार होता है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन वाटर कल्चर वॉज टर्म्ड एज द हाइड्रोपोनिक्स बाय, ये किसने दिया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम है गिरिक। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन वाटर कल्चर वाज टर्म्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, ये दिया था ग्रीक्स, और ये आपका उठ के आया है इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बुक से, ठीक है, जिसने वो पढ़ी होगी अच्छे से टिक करके आया होगा, इंस्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। आगे चलते हैं। सबस्ट्रेट दैट हैज वीकिंग प्रॉपर्टी एंड कैन ड्रॉ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, तो ये भी आपका इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर से आया है। बर्मिकुलेट इस्तेमाल करते हैं, रॉकवुड का नहीं, प्यूमाइस का नहीं, फर्टाइल का नहीं, बर्मिकुलेट का हम न्यूट्रिएंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किस में करते हैं हम, ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं फॉर प्लांट के लिए। न्यूट्रिएंट फीडिंग बाय द स्प्रेइंग ऑन टू द सरफेस ऑफ द प्लांट इज रेफर टू एज फोलियर न्यूट्रिशन। ठीक है, फोलियर न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो है हमारी जो लीव्स होती है उस पर जो है फोलियर से स्प्रे कराया जाता है। टॉप ड्रेसिंग नहीं करते, फर्टिगेशन पानी में देना होता है, बेसल एप्लीकेशन मिट्टी में देना होता है, बेसल एप्लीकेशन फास्फोरस में दी जाती है, टॉप ड्रेसिंग नाइट्रोजन की दी जाती है। फर्टिगेशन में आप कोई भी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर ऐड करके पानी के साथ बहा सकते हैं, लेकिन फोलियर ये बोलते हैं न्यूट्रिशन, फोलियर स्प्रे जब कराएंगे तो ये पत्तियों पर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेग्यूम फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टू कन्वर्ट मोलिकुलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ठीक है, लेग्यूम फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया टू कन्वर्ट मोलिकुलर नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, और फिर जो है हमारे नाइट्रोजनेस, नाइट्रोसोमोनास, ये बैक्टीरिया इसको लेकर आती है नाइट्रेट में, फिर आती है नाइट्राइट में, ये प्रोसेस होती है आपकी कन्वर्टिंग की। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है एक चीज़ आपको याद रखना, जब यूरिया का हाइड्रोलिसिस होता है, ये तो नेचुरल बात हो रही है, हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक ही है ये भी, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। यूरिया का जब हाइड्रोलिसिस होता है, तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद सबसे पहला जो उत्पाद बनता है वो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो रहा है, ये जल्दी पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, और ये पूरी प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा। सीड विथ लाइफ स्पैन रेंजिंग फ्रॉम 3 to 15 ईयर आर रेफर टू एज मीजोबायोटिक। मीजोबायोटिक जो सीड होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन की क्षमता 3 से 15 साल तक होती है, उनको बोलते हैं मीजोबायोटिक। क्या होता है मीजोबायोटिक, मैक्रोबायोटिक, माइक्रोबायोटिक, ये सब क्या है, फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। मीजोबायोटिक आपको बताएं एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आपका वायरस है, वायरस एक प्रकार का मीजोबायोटिक है वो जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाता है तब अपने आप को लिविंग मानता है, लेकिन जब तक वो बाहर होता है तब तक वो डेड सेल्स, डेड होता है, मतलब एक तरह से वो मृत शरीर होता है। लेकिन जैसे ही किसी जीवित चीज में जाता है तो वह जीवित हो जाता है। इसी प्रकार ये सीड का होता है कि सीड जब तक स्टोरेज अवस्था में तब तक 3 से 15 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही मिट्टी में डाला वो अपना एक्टिविटी दिखाना शुरू कर देगा, जर्मिनेशन। सीड विथ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 18-20% इन स्टोरेज अंडरगो हीटिंग, हीटिंग से ही उसका पहले मॉइस्चर कम करेंगे, फिर जो है उसको
स्टोरेज किया जाएगा। 2,4,5 ट्राइफेनाइल 2H टेट्राजोलियम commonly used in biological experiment especially to indicate cellular respiration। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे बताया जाता है टेट्राजोलियम टेस्ट में? इसको टीजे टेस्ट भी बोला जाता है, टीजेड टेस्ट, टेट्राजोलियम टेस्ट, सीड वायबिलिटी टेस्ट। सीड वायबिलिटी टेस्ट जिसमें हम क्या देखते हैं, सीड वायबिलिटी टेस्ट में हम सीड का जो है सेलुलर रेस्पिरेशन देखते हैं। इसमें जो है जो डेड सेल्स होती है वो कुछ नहीं करती हैं, और जो अनडेड सेल होती हैं वो पिंक या रेड कलर जो है शो करती हैं। तो ये आपका जो है टेट्राजोलियम टेस्ट है। ट्रांसपीरेशन इन बार्क इज अकाउंटेड बाय लेंटिसेल्स से होता है बार्क में। स्टोमेटा लीव्स में होता है, क्यूटिकल लीव्स में होता है, गटेशन भी लीव्स में होता है, बार्क में होता है आपका लेंटिसेल्स। द साइंटिस्ट कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अब इसमें डॉक्टर स्वामीनाथन है, लेकिन अगर इसमें डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग होते तो हम जो है उनको टिक करते। ठीक है, आगे चलते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट रिस्पॉन्ड टू एन अल्टरनेटिव एनवायरमेंटल स्टिमुली सच एज वर्नलाइजेशन। ठीक है, जो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं अल्टरनेटिव एनवायरमेंटल स्टिमुली, जिसे बोलते हैं वर्नलाइजेशन। ठीक है, हॉट डेज के लिए नहीं, लॉन्ग फोटो पीरियड के लिए नहीं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के लिए नहीं। वर्नलाइजेशन क्या होता है? किसी सीड का हम टेम्परेचर कम कर देते हैं, फिर उसका जो है ग्रोइंग हम नेक्स्ट सीजन में करते हैं, तब इसको वर्नलाइजेशन कहा जाता है। वर्नलाइजेशन शब्द लाइसेंको ने दिया था, लाइसेंको ने दिया था। इसमें जो है हम ट्रीटमेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ठंडा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसको ड्राई ट्रीटमेंट या बोला जाता है। ठीक है, आइस ट्रीटमेंट समझ लीजिए वर्नलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन सेलुलर टोटोपोटेंसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, टिश्यू कल्चर फेमस क्वेश्चन है। इन इंडिया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज वेर एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन दी रेसिसेन मॉडल। ये मेरे को पता नहीं है, आप इसको जो है पढ़ लेना। आगे चलते हैं। द रीपेमेंट प्लान दैट इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ लोन टेकन फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो ये जो है आपका अमोर्टाइज डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान होता है। द रीपेमेंट प्लान दैट इज अडॉप्टेड इन केस ऑफ लोन टेकन फॉर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, इसमें बोलते हैं डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान होता है। ये क्या होता है दोस्तों? इसमें आपको बताऊं, जैसे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, अब जो है आपने इसको भरना शुरू किया, तो फर्स्ट ईयर जब आप इसको भरेंगे तो जैसे आपकी किस्त 15,000 की है, तो 15,000 आपने भरना शुरू किया, 15 से आपने 12 महीने भरा, या मान के चलिए अपन 10 ले लेते, तो आपने 1.5 लाख रुपए भर दिया। इस 1.5 लाख रुपए में से आपने अपने जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल में सिर्फ और सिर्फ 50,000 जमा किए, बाकी आपने 1 लाख रुपए क्या जमा कर दिया? आपका इंटरेस्ट जमा कर दिया। तो अब जो 50,000 आपने जमा कर दिए वो इसमें से कम हो जाएंगे, नेक्स्ट साल के लिए आपको 9,50,000 का जो है इंटरेस्ट पे करना है, और उसी का आपको क्या करना है, जो किस्त है उसके अकॉर्डिंग भरी जाएगी। ये होता है आपका डिक्रीजिंग रीपेमेंट प्लान। द एजेंसी विच एडवाइज द गवर्नमेंट इन फिक्सेस ऑफ एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। तो ये CACP है। CACP ही आपका MSP लेकर आती है, MSP लेकर आती है दोस्तों। और MSP जो है अच्छे मूल्यांकन पर किसानों को दी जाती है, ताकि किसान जो है फसलों को बेच सकें। द सेलर यानी फर्म इज प्राइस टेकर इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, द सेलर इज प्राइस टेकर इन द केस ऑफ। सेलर अगर प्राइस टेकर होगा तो वो किस मार्केट में होगा? तब होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होगा, तब जाके सेलर जो है प्राइस टेकर बनेगा। मतलब जो बेचने वाला है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस खुद बताए, यानी खुद एक डिसाइड करे कि मैं इसमें ही बेचूंगा, तब होगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर इक्वली सेटिस्फैक्टरी टू द कंज्यूमर और टू विच ऑफ द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। तब इसको इंडिफरेंट होगा, तब इंडिफरेंस कर्व आ जाएगी इसमें। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट पीरियड मार्केट। तो जो वेजिटेबल्स होते हैं, अंडे होते हैं, एग्स होते हैं, इवन जो मांस होता है, जिसको क्या बोला जाता है, चिकन, और ये सब क्या है आपकी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी पेरिशेबल मटेरियल है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। स्पाइसेस लंबे चलते हैं, फूड ग्रेन लंबे चलते हैं, ऑयल को भी काफ़ी दिनों तक रखा जा सकता है, लेकिन सब्जी को नहीं रखा जा सकता, इसलिए वेजिटेबल। इन ओनियन प्रीमेच्योर प्रोडक्शन ऑफ सीड स्टॉक इज नॉन एज दी बोल्टिंग। बोल्टिंग की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी।
के कॉलीफ्लावर में कॉलीफ्लावर में अब दोनों में ही आपको डिफरेंस क्या होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब बोल्टिंग आपकी ओनियन में होगी तब ये लो टेम्परेचर के कारण होगी, और कॉलीफ्लावर में होगी तब हाई टेम्परेचर के कारण होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक बटनिंग प्रक्रिया होती है कॉलीफ्लावर में, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण होती है। द मेडिसिनल प्लांट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ गैलेक्टोगॉग। ठीक है, ये एस्परेगस में होती है, ध्यान रखना। एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रॉट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज नॉन एज मेटाबॉलिक स्ट्रेन, इसको बोला जाएगा। आगे चलते हैं। द बायो फर्टिलाइजर थ्राइव्स वेल इन लो टेम्परेचर। ये है आपका एजोस्पाइरिलम। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द बायो फर्टिलाइजर थ्राइव्स वेल इन लो टेम्परेचर। जो बायो फर्टिलाइजर है लो टेम्परेचर में अच्छा वर्क करे तो उसको क्या बोलेंगे, एजोस्पाइरिलम बोलेंगे। बीज ये एजोवेक्टर ये सब नहीं बोला जाएगा। वन हैंक ऑफ कॉटन फाइबर इक्वल टू, तो जो एक हैंक होता है, जो एक बंडल होता है वो 840 यार्ड का होता है। आगे हम बात करें, एन इंटीग्रेटेड एडेड टू फॉर्मुलेशन फॉर एनहांसिंग द एक्शन ऑफ टॉक्सिकांट इज कॉल्ड एडजुवेंट। एडजुवेंट क्या होता है दोस्तों, इसको मिला देने पर, मतलब एडजुवेंट को मिला देने पर किसी पेस्टिसाइड में उसकी जो है एक्शन क्षमता होती है, जो उसका टारगेट क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट एड टू फॉर्मुलेशन फॉर एनहांसिंग द एक्शन ऑफ टॉक्सिकांट इज कॉल्ड एज एडजुवेंट, यानी मारक क्षमता तेज हो जाती है। पार्थेनियम कैन बी बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू जाइगोग्रामा वाइक्लोराटा, अच्छे से याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीट रूट पैरासाइट, इसके लिए आपको CLOS क्लोज ये याद करना पड़ेगा। शुरू में आपको स्टेम और बाद में रूट, इस तरह से कास्कोटा, लॉरेंथस, ओरोबंकी एंड एस्पोर स्ट्राइगा। तो द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ना कंप्लीट रूट पैरासाइट। कंप्लीट रूट पैरासाइट क्या होगा, तो जो पहला है वो आपका ओरोबंकी है, ओरोबंकी रूट, और ये आपका स्टेम। इस प्रकार से आपको ये याद करना है। एक्योची राइस इज कॉज ड्यू टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, याद ही रखना है। एक्योची जो राइस में एक डिजीज होती है वो किससे होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से होती है, आपको अच्छे से याद रखना है। वेट एंड ड्राइड बल्ब थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन ग्राम, इसको रखते हैं हम ग्रीन ग्राम। कई सारे बच्चे जो है हॉर्स ग्राम टिक करके आए थे एग्जाम में, और ये थोड़ा सा हमें डाउटफुल रहा, इसका पक्का नहीं कह सकते, लेकिन आंसर जो है इन्होंने ग्रीन ग्राम दिया। हॉर्स ग्राम भी कहीं कहीं जो है गोल्डन ग्राम के रूप में बताया गया है। हु इज यूजुअली रेफर टू एज अ फादर ऑफ, इसमें आपके जो है एग्रोमेटियोलॉजी में कंफ्यूजन है थोड़ा, L.A. रामदास से और वेंकट रमन से, तो इन दोनों का अभी इसका कुछ आंसर फाइनल नहीं हुआ है। तो कई सारी बुक में शायद L.A. रामदास दिया है, यहाँ वेंकट रमन बता रहे हैं। एक ये चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर, तो नाइट्रोपायराइन एंड डाइसाइनाडाइमाइड ये आपके जो है नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होते हैं। CN रेशो ऑफ सिरल स्ट्रॉ, ये आपको याद करना पड़ेगा, सिरल स्ट्रॉ में कितना होता है CN रेशो, ये सभी में अलग अलग होता है। इंटरनली सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीजेस, तो ये आपका ब्लैक रॉट ऑफ केवेज होता है, ब्लैक रॉट ऑफ केवेज आपका क्या है, इंटरनली सीड बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज है। बंची टॉप ऑफ बनाना पेंटा, ये किससे ट्रांसमिटेड होता है, तो ये आपका होता है एफिड से, और कौन सा एफिड है ये, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। आगे राइस टुंगरो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय ग्रीन लीफ हॉपर, ये आपको याद रखना है। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ मशरूम इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प, बेसिडियोकार्प जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे बोला जाता है। आगे चलते हैं, सडन हेरिटेबल चेंजेस इन म्यूटेशन होता है ये। ठीक है, म्यूटेशन आपको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया है, ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये किस में बताया उन्होंने, ड्रोसोफिला में बताया, ड्रोसोफिला में बताया। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज ने, इसलिए इनको फादर ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है, इन्होंने सबसे पहले बताया इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा एनालिसिस, अब आपको समझ आया होगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे आप कमेंट बॉक्स में उनका जवाब जरूर देना, ताकि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहे अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी।
कब एग्ज़ाम होगा, कितना वेटेज रहने वाला है, एवं इवन एग्ज़ाम से सारी संबंधित जानकारी मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करते रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।